प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के करीब 1.5 लाख लाभार्थियों के खाते में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 700 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में उद्यमिता और जन सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल को बताया प्रभावी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने कहा, आम लोगों के लिए सरल भाषा में दिए जाएं अदालत के फैसले। और राष्ट्रीय स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरे साल मिला पहला स्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज त्रिपुरा के करीब 1.5 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किश्त की धनराशि प्रदान की। इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे जमा की गई। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लंबे इंतजार के बाद किसी समुदाय को विकास का अवसर मिलता है तो उस समुदाय के लोगों का आत्मविश्वास पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाता है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। आत्मविश्वास त्रिपुरा को और समूचे पूर्वोत्तर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नई सोच के साथ आगे बढ़ता त्रिपुरा आने वाले दिनों में कैसा होगा, इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। साथियों, हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब भी उपस्थित थे। उन्होंने राज्य के लाभार्थियों के लिए 709 करोड़ रुपए जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 23वीं कड़ी में उद्यमिता और जन सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर प्रसारित इस कड़ी की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। पंडित नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका के साधनों की मजबूती और जनता को मिली आर्थिक ताकत ही छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि गांवों की खुशहाली छत्तीसगढ़ मॉडल का सबसे बड़ा पैमाना है। सहयोग विकास में भागीदारी के रूप में दर्ज होने से न सिर्फ आजीविका के बेहतर अवसर बनते हैं, रोजगार के नए अवसर बनते हैं, बल्कि जनता की क्रय शक्ति भी बढ़ती है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किसी भी संकट से बचा सकती है। आप देख लीजिए कि शुरुआती मंदी का समय रहा हो या बाद में कोविड के लॉकडाउन का संकट, हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के जरिए किसानों, वन आश्रितों, मजदूरों, महिला समूह और युवाओं के जेब में जो 80,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से डाले, उस राशि को हमारे भाइयों बहनों और युवा साथियों ने तिजोरी में बंद करके नहीं रखा, बल्कि उससे नए नए काम किए, अपनी जरूरत की खरीदी की। इस तरह आप सब ने मिलकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तरलता को बनाए रखा। इस तरह से प्रदेश में नए नए तरह के काम धंधे भी चले और परंपरागत कौशल, परंपरागत रोजगार के अवसरों को नई दिशा भी मिली। वास्तव में हमने आजीविका को मजबूत करने और जनता के हाथों में स्वाभिमान से लेकर आर्थिक ताकत सौंपने की जो रणनीति अपनाई, वही छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। लोकवाणी में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्थानीय स्तर पर लोगों को आजीविका और रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने के लिए किए जा रहे नवाचारों की भी विस्तार से चर्चा की।
श्री बघेल ने कहा कि गांव खुशहाल होंगे तभी शहर में समृद्धि आएगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने कहा है कि अदालत के फैसलों का देश की जनता पर व्यापक असर होता है, इसीलिए सभी अदालतों को अपने फैसले सरल भाषा में देना चाहिए ताकि उन्हें कोई सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। आज नई दिल्ली में देशव्यापी विधिक सेवा अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान ने देश की अदालतों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसलिए अदालतों पर भी ये जिम्मेदारी है कि वे देश के लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराएं। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन ने कहा कि देश में लोगों को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विधिक सहायता शिविर जैसे कार्यक्रम बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों और महिलाओं को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों से इस प्रयास में काफी मदद मिली है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल पहला स्थान प्राप्त किया है। देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में प्रथम आने पर आगामी 20 नवंबर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत राष्ट्रपति के हाथों प्रदेश के 61 निकायों को पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले वर्ष 2019 और 2020 में भी छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रयास का ही परिणाम है कि प्रदेश को लगातार तीसरे साल राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता का पहला पुरस्कार मिल रहा है। पुरस्कार ले रहे हैं और इस समय भी हम लोगों को प्रथम इनाम मिला है। हमारे मंत्रीगण जाएंगे, हमारे महापौर लोग भी जाएंगे। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी और जो हमारे जो स्वच्छता दीदियां हैं जो मेहनत कर रही हैं, उसका रिजल्ट है। और आम नागरिकों की इसको मैं बधाई देना चाहता हूं कि स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता छत्तीसगढ़ के लोगों ने दिखाई है, उसका ये परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर पर लगातार हम पुरस्कार ले रहे हैं। ये पुरस्कार समारोह आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई दिल्ली में 20 नवंबर को होगा। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के सभी शहरों और राज्यों में साफ सफाई के लिए किए जाने वाले प्रयासों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज पंडित नेहरू के तैलचित्र पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि आजादी के बाद पंडित नेहरू ने देश के विकास के साथ ही गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को मिटाने की दिशा में विशेष योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के गरीबी बेरोजगारी मिटाने में यहाँ की एकता के लिए, यहाँ के सौहार्द के लिए, सद्भावना के लिए जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ भारत को मजबूत करने की कोशिश की, आज उनका योगदान पूरे भारत में याद किया जाता रहा है। उनके बच्चों के प्रति जो प्रेम है बाल दिवस के रूप में याद करते हैं। उन्होंने
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए जो नई दिशाएं दी, सामर्थ्यवान बनाने की कोशिश की, पंचशील का सिद्धांत दिया, उन सभी बातों के लिए आज हर भारतवासी उनको नमन करता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से हम आज उनको नमन करने आए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बघेल ने कहा कि पंडित नेहरू ने आजादी मिलने के बाद देश को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास की आधारशिला रखी। पंडित नेहरू के इस योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। देश में अब तक 112 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 58 लाख लोगों को टीके लगाए गए। इस बीच कल कोविड के 11,000 से अधिक नए मरीजों की पहचान की गई। वहीं 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98% से कुछ अधिक हो गई है। देश में अब तक 3 करोड़ 38 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश में 1,35,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। देश में 62 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस तरह फिलहाल देश में कोरोना पर नियंत्रण के प्रयास काफी हद तक सफल साबित हुए हैं। इस बीच कोरोना से बचाव के लिए देश भर में अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में कवर्धा में स्कूली बच्चों ने लोगों को कोविड टीकाकरण की उपयोगिता को बताने के लिए एक रैली निकाली। इस रैली के जरिए स्कूली बच्चों ने टीकाकरण के प्रति समाज के कुछ लोगों में दिखाई देने वाली उदासीनता को दूर करने का प्रयास किया। बच्चों ने बैनर, पोस्टर और तख्तियों के माध्यम से कहा कि कोरोना से बचने के लिए टीका जरूर लगवाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। वहीं कबीरधाम जिले में प्रशासन की ओर से 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए घर घर दस्तक जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस अभियान में संबंधित विभागों के कर्मचारी भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हो जहां पर बिजली की कोई व्यवस्था न हो और आपके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो रही हो, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए भिलाई के 2 स्कूली छात्रों ने एक नया उपकरण बनाया है। भिलाई के डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं के छात्र धैर्य कसार और गुंजन शर्मा ने मिलकर एक ऐसा मोबाइल चार्जर बनाया है जो बिजली के बिना ही आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर देगा। इन छात्रों ने एक मोटर रेक्टिफायर और कैपेसिटर का इस्तेमाल करके ये उपकरण तैयार किया है। इसे पैरों में बांधकर इस्तेमाल किया जाता है। पैरों में बांधकर पैदल चलने से इस उपकरण का मोटर घूमता है, जिससे बिजली पैदा होती है और मोबाइल फोन चार्ज होने लगता है। यानी जितनी ज्यादा दूरी तक आप पैदल चलेंगे, उतना ही मोबाइल ज्यादा चार्ज होता जाएगा। ये मोबाइल चार्जर बिजली की बचत तो करता ही है, साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत उपयोगी है। इस उपकरण को हाल ही में दुर्ग में आयोजित जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भी पुरस्कार मिल चुका है। चार्जर है जिससे आप चलते चलते अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। 5 मिनट में 8% बैटरी चार्ज हो जाती है। ये 100% यूज़फुल है। इससे बिजली बचाने की यूज़फुल है और इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम कहीं ट्रैकिंग डिवाइस में जाते हैं तो फिर हमें जैसे चार्जर पॉइंट नहीं मिलता तो हम इसमें चार्ज कर सकते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत यूज़फुल है। स्कूल के प्राचार्य प्रशांत कुमार ने इन बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे नौनिहालों को प्रोत्साहन की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चों का योगदान, इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आता है कि हमारे नौनिहालों में भी नए कुछ करने का एक जज्बा है, जो कि वो बच्चे कर रहे हैं। इस उपकरण को बनाने वाले दोनों विद्यार्थियों का सपना है कि ये मोबाइल चार्जर जल्द ही लोगों के लिए उपलब्ध हो सके तो उन्हें विषम परिस्थितियों में भी काफी मदद मिल सकेगी। साथ ही मोबाइल फोन चालू होने से उनका काम भी आसान हो सकेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।